करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो गल्प पत्र है। दो 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। छोटा नेता है छोटा झूठ बोलता है, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद उन्होंने अपना संकल्प पत्र पूरा नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और यूपी चुनाव में अब तक नेता मुंह जुबानी वादे कर रहे थे। आज इंडिया चाहता है में इन्हीं वादों के ऊपर हम तफसील से बात करने वाले हैं। इरादे इन नेताओं ने अब तक बहुत से दिखाए हैं, बहुत से बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन आज दिन था वादों के दस्तावेज को सामने रखने का, 5 साल के उस रोडमैप को जनता को बताने का, जिसके आधार पर ये तमाम राजनीतिक पार्टियां किसी एक पार्टी के सत्ता में पहुंचने का रास्ता तैयार करेंगे, क्योंकि जो ये जनता को बताएंगे, जनता को उसी के आधार पर अब इनको वोट करना है, ऐसा तमाम राजनीतिक पार्टियां उम्मीद करती हैं। आप समझ गए, मैं बात कर रहा हूं घोषणा पत्रों की। कोई उसको संकल्प पत्र कह रहा है, कोई वचन पत्र कह रहा है, कोई भर्ती विधान कह रहा है, नाम अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य एक है कि जनता के साथ वादे कर लेना कि सत्ता में आए तो क्या करेंगे उस अपनी आवाम के लिए। यूपी की कुर्सी के 2 बड़े दावेदारों यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस भी कभी महिलाओं के लिए, कभी भर्ती विधान के जरिए, युवाओं के जरिए वादों का ऐलान कर चुकी है। और अगर गौर से इन दस्तावेजों को देखें, जो कि आज हम आपको दिखाएंगे भी, बहुत से ऐसे वादे आपको दिखेंगे जो इन पार्टियों के घोषणा पत्रों में दिख रहे हैं। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो आज हम अपने खास मेहमानों से जरूर पूछेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी और बीजेपी का घोषणा पत्र जवाबी है, यानी एक की घोषणा से आगे जाकर ऐलान करने की होड़ है। घोषणा पत्र जारी करने से पहले पार्टियां अपनी इन घोषणाओं को वादा करने का रोड मैप क्यों नहीं देती हैं? क्या दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्रों में किसानों को लुभाने की होड़ नजर आ रही है? क्योंकि किसान नाराज चल रहे थे, उनको एक वोट बैंक दिखाई दे रहा है। और एक सवाल और कि जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी, क्या वो जीत के बाद इन वादों का हिसाब किताब देगी? क्योंकि सब बातें बड़ी बड़ी करते हैं और जब जवाबदेही की बात आती है तो बगले झांकते हैं या दूसरे के उदाहरण सामने रखकर बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। तो इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज के इस इंडिया चाहता है में। उनका मैं स्वागत करूंगा। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता किरणमोय नंदा साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ हैं और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के संस्थापक जगदीप छोकर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। लेकिन हम आपके साथ बातचीत की शुरुआत करें उसके पहले मैं एक चीज़, कुछ ग्राफिक्स अपने पास तैयार रखे हैं और अगर है तो वो दिखाने चाहिए कि कैसे बारी बारी से, क्योंकि मैंने कहा ना कि क्या ये घोषणाओं का जवाबी हमला चल रहा था। एक पार्टी एक्स कहती थी, अगली पार्टी ने X+1 कह दिया, एक ने Y कहा तो दूसरी ने Y+2 कह दिया, यानी जवाबी घोषणाओं की बात चल रही थी। वो ग्राफिक्स भी आपके सामने दिखाएंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल ये देखिए सामने, किसने क्या कहा, कब कहा, ये ग्राफिक्स बहुत अहम हो जाते हैं। ये पहला ग्राफिक्स है सिंचाई के लिए फ्री बिजली का वादा करते अखिलेश यादव 1 जनवरी को। उसी एक एक करके ग्राफिक्स आपके सामने स्क्रीन पर, किसने कब कहा वो तारीख भी आपके सामने है। और ये दिखा रहा है कि बीजेपी आज जब अपना घोषणा पत्र लेकर आई है तो वो कहीं ना कहीं कॉम्पीट करती नजर आई समाजवादी पार्टी या अपने दूसरे प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी से। तो मेरा पहला सवाल के शर्मा साहब से यही है। शर्मा जी, क्या दूसरों की घोषणाओं का इंतजार कर रहे थे आज का घोषणा पत्र जारी करने के पहले? सुमित जी, ऐसा नहीं है। आप एक पत्रकार हैं, आप समीक्षा कर सकते हैं, इस तरह से स्वतंत्र है इसके लिए।
लेकिन एक चीज समझना होगा, हम 5 साल सरकार में रहे हैं। 5 साल सरकार में रहने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता तो ये थी कि हम पहले अपने कामों का जवाब दें। आपको स्मरण होगा, आपने 4 दिन पहले ही न्यूज चलाया होगा, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने अभी 4 दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरे अपने 5 साल के कामों का ब्यौरा जनता के बीच रखा। इसके पहले 3 महीना पहले का आपको मैं एक स्मरण कराऊं, 3 नहीं 4 महीना लगभग, 4.5 वर्ष के अपने पूरे कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य किए गए थे उसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट से जनता के बीच रखा। हमने उसका पॉम्पलेट बनाकर भी जनता हम, और आज भी हम जी अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आप समझ रहे हैं, मैं खुद काशी में हूं, तो आप जान सकते हैं। ठीक है कि शर्मा जी, जो मैं आपके लिंक में कुछ प्रॉब्लम भी है, मैं चाहूंगा इसको ठीक करा जाए। व्यक्तिगत रूप से आवाज और वीडियो दोनों रुक रुक के आ रहा है। मेरे ख्याल से सिग्नल कनेक्टिविटी का इशू है। मैं चाहूंगा अपने साथियों से, जो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं पीसीआर में, इसको ठीक करें, दोबारा कनेक्ट करें। तब तक मैं किरणमय नंदा जी के पास जाता हूँ। किरणमय जी देखिए, अब मैं आपके पास सीधे आ रहा हूँ और ये बातचीत सिर्फ आपके साथ करूंगा। नंदा साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो मैं ये हम लोग का अलग आदमी है जो प्रवक्ता बन के जाते हैं। नंदा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मैं आपके साथ 1 to 1 बात कर रहा हूँ। नंदा जी, प्रवक्ता नहीं हो, आप वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद कर हैं, दीजिए। आप सुन रहे हैं? नंदा साहब, आप कान में, नंदा साहब जो है कैमरामैन को बोला वहां बोला जाए कि वो कान में ईयरपीस लगाएं, मैं उनसे ही बात कर रहा हूं। नंदा जी, हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। अच्छा, मैं माफी चाहता हूं, शुरू में आप तक आवाज नहीं जा रही थी, तो मेरा पहला सवाल उनसे लेना पड़ा। आप ये बताइए मुझे नंदा साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपने जो वादे किए हैं आज अपने जारी घोषणा पत्र में, वचन पत्र में, वो 22 में 22 बातें कर रहे हैं। मैं बहुत सिंपल सी एक बात जानना चाहता हूं, आपके जो वादे हैं वो हम क्यों माने, यूपी की जनता क्यों माने कि वो वादे आप पूरे कर पाएंगे? क्योंकि 12 की बात 17 में नहीं हो पाई थी, 19 में जो वादे किए थे वो नहीं हो पाए थे, तो कैसे माने कि आज जो 22 में वादे कर रहे हैं वो 27 तक पे आप कायम रहेंगे? देखिए, 2017 में हम लोग सत्ता में नहीं थे, 2019 में भी लोकसभा चुनाव था, यूपी का चुनाव नहीं थे, 2012 चुनाव यूपी का चुनाव था। 2012 में समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र में जनता को जो वादा किया था, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, आज सब वादा को हम लोग जनता का बीच में लेके गया, इसलिए जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी का प्रति है। इस बार हम लोग घोषणा पत्र नहीं बोला, हम लोग बोला समाजवादी वचन पत्र, और ये भी बोला सत्य वचन अटूट वादा। क्यों ये बात बोला? जो हम लोग जो बोलते हैं यही करते हैं। समाजवादी पार्टी का करनी कथनी में कोई फर्क नहीं होता है। जनता को हम लोग जो वादा किया वो वादा जनता का बीच में लेके जाएंगे, और जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी का प्रति है। तो हम लोग सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो वादा हम लोग वचन पत्र में आज किया, जनता को जो वादा जो विश्वास दिलाया, पूरे वादा हम लोग 5 साल में जनता का बीच में लेके जाएंगे। मैं और आपके उत्तर प्रदेश को हम लोग, दादा, मैं आपके इस क्लेम को 1 मिनट के लिए सत्य भी मान लूं कि ये सत्य वचन है, आपका वचन पत्र। मुझे बताइए, जो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, 2012 में जब आप चुनाव में जा रहे थे, जब आप विपक्ष में थे और अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उस वक्त जो वादे किए थे वो सरकार में आने के बाद पूरे नहीं हुए। जैसे कि बुनकर किसानों को फ्री बिजली देंगे, आपने बुनकरों को सब्सिडी दी और किसानों को रियायत नहीं दी। गांवों में 20 घंटे बिजली सप्लाई की बात आपने की थी 12 में, लेकिन 17 में सिर्फ 18 घंटे बिजली मिल रही थी। तो ये कुछ उदाहरण है, मेरे पास और भी उदाहरण है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बात आप सत्ता में रह के पूरा नहीं कर पाए, अब जब आप विपक्ष में रह के बड़ी बड़ी बातें की हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली देने की, मुफ्त शिक्षा देने की, ये कैसे भरोसा करें इस पे हम लोग? देखिए, 2012 में हम लोग जब सत्ता में आया, इसके पहले 2007 से 2012 मायावती जी सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे। 2007 से 2012 उत्तर प्रदेश में कोई भी एक बिजली का कारखाना स्थापित नहीं हुआ, और 2012 से 2017
सारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी इतनी बिजली का कारखाना स्थापित किया और वो जो सोलर प्लांट लगाया, आज जो उत्तर प्रदेश में बिजली मिला केवल अखिलेश जी का काम से ही वो बिजली मिला। इसलिए हम लोग ये वादा किया जितनी बिजली प्लांट जो 2012 से 2017 अखिलेश जी लगाया, जो सोलर प्लांट लगाया, उसमें जो बिजली उत्पादन होगा उसमें हम लोग कैलकुलेशन कर लिया, जो 300 यूनिट बिजली हम लोग घर घर में फ्री दे सकता है, फ्री दूंगा। लेकिन दादा मुझे बताइए, मैं क्योंकि आप ही का ट्रैक रिकॉर्ड देख के उस पर बात कर रहा हूँ। मैं 12 से 17 में जो आपने 12 में वादे किए, 17 में कितने पूरे हुए, उसी आधार पर बात कर रहा हूँ। 12 के आपके मैनिफेस्टो में था कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, दंगे नहीं होंगे। 13 में मुजफ्फरनगर हो जाता है, और भी दंगे हुए। क्या आपको लगता नहीं है कि इस मुद्दे पर आप घिर सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर बहुत दंगे हुए आपकी शासनकाल में 5 साल में। अरे जो दंगा कराता है वो तो भाजपा ही दंगा कराते हैं, हम लोग दंगा नहीं कराते तो हैं। हम लोग दंगा को विश्वास नहीं करते। मुख्यमंत्री थे, आपको रोकना चाहिए ना, दंगाइयों को पकड़ना चाहिए। भाजपा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं सारा देश में दंगा कराया। उनका तो एक ही मुद्दा है, एक ही उनका काम है, हिंदू मुसलमान लेके राजनीति करो, धर्म को लेके राजनीति करो, और जहां उनका राजनीति सफल नहीं होगा वहां दंगा कर दो। ये तो भाजपा का मुद्दा है। इस बार हम लोग जो सत्ता में आएंगे, हम लोग तो वादा किया जो कोई भी एक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है। भाजपा जहां दंगा कराएंगे भाजपा को हम लोग समुचित शिक्षा दे दूंगा। ये मुझे बताइए, क्या मुजफ्फरनगर का दंगा अखिलेश यादव साहब के दामन पर एक धब्बा है? वो नहीं होना चाहिए था, वो आज तक वो फांस अटकी हुई है। जिस कारण से उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ आप सब जानते हैं, वो दंगा भाजपा कराया था। तो आज उत्तर प्रदेश का वो जो दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ, वो मुजफ्फरनगर का जनता का आज ये समझ में आया क्यों भाजपा वहाँ दंगा किया था। इसलिए आज जो आरएलडी का साथ हम लोग का गठबंधन हुआ, वो जो मुजफ्फरनगर पश्चिम में जहाँ पहला चरण चुनाव है, आप देख लीजिए वहाँ 53 या 57 सीट का ऊपर चुनाव होगा। 2017 में हम लोग को वहाँ 5 सीट मिला था, 2 सीट बसपा 2 सीट सपा और 1 सीट आरएलडी को मिला था। इस बार आप देखिए वही भाजपा को मिलेगा क्या, वो भी मुश्किल है। 2 सीट में सीमित रह जाएगा भाजपा, बाकी सब सपा का पास आ जाएगा। क्यों? जनता का अनुभव सबसे बड़ा ज्यादा है। जनता का अनुभव हुआ। दादा आपका काम है अपनी पार्टी का बचाव करना, लेकिन मेरी एक गुजारिश है आपसे, क्योंकि हम राजनीतिक रैली में नहीं है। आपने 13 में दंगे हुए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का क्या दायित्व बनता है? दंगों को रोकना। दंगे नहीं रोक पाए तो उनकी नाकामी हुई ना सर, ये जिसका फायदा बीजेपी को 14 की लोकसभा में मिला, जिसको आप पोलराइजेशन बोल रहे हैं। केवल तो उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, मुंबई में तो महाराष्ट्र में तो सरकार था भाजपा का, कितना बड़ा दंगा हुआ था मुंबई शहर में। गुजरात में कितना बड़ा दंगा हुआ था जब मोदी वहाँ का मुख्यमंत्री थे। हिंदुस्तान में जहाँ दंगा हुआ, हर दंगा भाजपा का नेतृत्व पे वो दंगा हुआ। आप क्यों भूल जाते हैं? गुजरात का दंगा सबका याद है, जब मोदी मुख्यमंत्री थे, और अमित शाह जो आज गृहमंत्री, वो गुजरात का गृहमंत्री थे। इतनी बड़ा दंगा हिंदुस्तान में आज़ादी का बाद कभी नहीं हुआ। जो दंगा मुंबई शहर में हुआ, इतनी बड़ा दंगा हिंदुस्तान में नहीं हुआ। गुजरात यूपी में जो दंगा हुआ, ये दुख का बात है। ये दंगा कराया भाजपा, हम लोग का मन में नहीं था इतना बड़ा दंगा। मैं आज की तारीख में दादा आपकी बात मान भी लूं कि भाजपा ने दंगा कराया 1 मिनट के लिए, तो आपने भाजपा के लोगों को पकड़ा क्यों नहीं? उनको सजा क्यों नहीं दिलाई? 13 के बाद से लेके आप 17 तक सत्ता में रहे, 4 साल। देखिए भाजपा का जो दंगा कराया था उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था। एफआईआर जब दर्ज हुआ तो कोर्ट का मामला चला गया, कोर्ट उनको सजा देना चाहिए था। हम लोग तो एफआईआर दर्ज किया था। जो भाजपा का गुंडे जो सब दंगा कराया उनका खिलाफ तो हम लोग एफआईआर दर्ज किया था। चलिए, आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं थी, भाजपाइयों ने दंगा कराया, लेकिन आज भी मुजफ्फरनगर को लेकर इस चुनाव प्रचार में बार बार याद दिलाया जा रहा है 12 की घटना को, 13 की घटना को, चाहे वो पलायन का मामला हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगों का मामला हो। हर सभा में बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि सपाई आ जाएंगे तो दंगाई आ जाएंगे,
और हम दंगाइयों को जेल में भरते हैं, हम उनको गर्मी में सर्दी याद दिला देंगे, शिमला याद दिला देंगे। अच्छा, उनको शिमला दिला देंगे तो हम लोग उनको फ्रिज में दिला देंगे, वो निश्वास नहीं लेने पाएंगे, वो फ्रिज में उनको जाना पड़ेगा। तो आप देखिए वही मुजफ्फरनगर में नतीजा क्या आएगा, आप देखिए वही पश्चिम यूपी में नतीजा क्या आएगा। भाजपा पूरा सफाया हो जाएंगे, क्यों जनता ये सीख लिया जो कौन दंगा कराया, कौन हिंदू मुसलमान का दंगा कराया, कौन जाट का साथ दंगा कराया, ये जनता आज ये सीख लिया। जनता इसका जवाब देंगे इस चुनाव में। जी दादा, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं आपकी बातचीत किसी और से नहीं कराऊंगा, मैं ही आपसे करूंगा। आप 1 to 1 है मेरे साथ, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए मेरे साथ, शर्मा जी। शर्मा जी, आप सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं पहले तो ये बताइए, ये बड़ा इल्जाम आपके सर पर है कि बीजेपी दंगा कराती है और फिर सत्ता में आती है। बीजेपी का काम दंगा कराना है, गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके तमाम एग्जाम्पल दिए अभी किरणमय नंदा साहब ने। सुमित जी, मैं बड़ा आदर करता हूं किरणमय जी का, बहुत सीनियर लीडर हैं, पर आज भी ये 20वीं सदी की मानसिकता जो से बाहर नहीं निकल पाए, वही कुतर्क है इनके पास। दादा 21वीं सदी आ गई है, थोड़ा समझ जो है इतने सीनियर लेता है, कम से कम वो पुराने चीजें तो छोड़ दीजिए जिसको जनता ने नकार दिया, जिसको जनता भी नहीं मानती। पिछले 7 साल के सरकार में, केंद्र सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में आज तक देश में दंगे नहीं हुए। यही आप लोग जो है झूठ फैलाते थे घूम घूम के कि यदि भाजपा की सरकार आ जाएगी तो कत्लेआम हो जाएगा, यही आप फैलाते थे ना लोगों को, और यही झूठ आज के शर्मा जी बुरा नहीं मानिएगा, शर्मा जी बुरा नहीं मानिएगा, आपने कहा कि 7 साल में दंगे नहीं हुए। अरे जनाब, दिल्ली में ही दंगे हुए, हम और आप तो यहीं रहते हैं, देखा कि नहीं देखा आपने क्या हुआ था? ना दिल्ली में जो दिल्ली के दंगे जो थे इतने बड़े, आप यूपी से बाहर निकल के देश में चले गए, इसीलिए मैं आया सवाल पे कि आपने ये क्यों कहा कि देश में दंगे नहीं हुए? बहुत से एग्जांपल हैं। जी बताइए। सुनिए और भी कर, मैं 5 साल के उत्तर प्रदेश सरकार की भी, योगी सरकार की भी बात कर रहा हूं, लेकिन अब इनको थोड़ा सा अब ये बीच में ना बोलो। अच्छा हुआ कि आज इन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे की बात की। मुजफ्फरनगर के दंगे क्या थे सुमित जी? कौन था उस समय? यदि उस समय तो आप भी काफी सीनियर जर्नलिस्ट रहे, कोई डिबेट किया आपने मुजफ्फरनगर दंगे में, आजम खान जी का क्या रोल था उस समय? और इन्होंने उसके बाद क्या किया मुजफ्फरनगर के दंगों पे? मुजफ्फरनगर के दंगों पे 12,000 युवाओं के ऊपर, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के बेटे थे, फर्जी मुकदमे लादे इन्होंने। और इसके बाद इसके अगले चरण में देखिए क्या कहते हैं, ये दंगे में सबका नुकसान हुआ, दंगा का कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन इनका निर्णय क्या था कि दंगों के बाद यदि किसी को मुआवजा मिलेगा तो केवल मुसलमानों को मुआवजा देंगे और किसी को यानी धन के लोगों को नहीं मिलेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, 3 स्टेट यानी उन्होंने स्टेटमेंट अलग अलग जारी किए उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इनको, समाजवादी सरकार को उस दंगा के लिए जो है मुजरिम ठहराया। ये यानी उसके कोटेशन में कहा गया कि ये आपके कारण से हुआ, आपके नेताओं के कारण से हुआ। इसके बाद यही नहीं, दूसरा उन्होंने कहा कि आप ऐसा मुआवजा कैसे दे सकते हैं कि आप जो है मुसलमानों को मुआवजा देंगे और हिंदुओं को मुआवजा नहीं देंगे। तो इनकी सरकार की नीति क्या थी? तुष्टीकरण की नीति टोटल। और आज इन्होंने क्या किया? उन्हीं जो गैंगस्टर, वही जो मोहर्रम पप्पू अली, उन्हीं जो उस मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी हैं, उन लोग को टिकट दे रहे हैं, उन्हीं लोग को आप फिर से वही चेहरा पेश कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा आज आपने जो विषय इन्होंने छोड़ा है, चर्चा किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये चुनाव है जो आज जिसका प्रचार संपन्न हुआ। मैं आज उनकी जनता से आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, ये बताइए आप किसको सरकार में देखना चाहते हैं? शर्मा जी, मैं मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप घोषणा पत्र पे हम बात कर रहे हैं, आप मुझे अच्छे से याद है भारतीय जनता पार्टी इस बात की, क्योंकि आप बार बार मुझे वरिष्ठ पत्रकार, उस जमाने में मैं भी था, ये भी था, याद दिला रहे हैं, तो मुझे याद आ रहा है कि बीजेपी फ्रीबीज के हमेशा खिलाफ रही कि मुफ्त की चीजें कुछ नहीं होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है, और वो ये कोई तरीका नहीं गवर्नेंस करने का। लेकिन जिस तरह की घोषणाएं कांग्रेस ने की और फिर अखिलेश ने की, उसी रास्ते पे अब आप चल पड़े, आप भी मुफ्त की चीजें बांट रहे हैं, मुफ्त की चीजें करने का वादा कर रहे हैं। क्या बीजेपी ट्रैप में आ गई है अपने विरोधियों के, अपने विपक्षियों के? के शर्मा जी।
नहीं सुमित जी, ये देखिए आपने ये बात कही, हम बिल्कुल इसके वो रहे हैं, विरोध में रहे हैं, लेकिन जब स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी तो क्या कीजिएगा। स्थिति भयावह कैसे हुई थी? जब हमने इसी उत्तर प्रदेश में जब किसान यहाँ पर दम तोड़ रहे थे, तब हमने कहा कि हम जो है किसानों का जो है कर्ज माफ करेंगे, और हमने वहाँ किसानों का कर्ज यहाँ पर माफ भी किया। तो अपने उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में हम ये निर्णय लेंगे कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और फिर हमने किसानों का यहाँ कर्ज माफ किया। तो इसी तरह से किसानों को बिजली देने की बात थी, क्योंकि लगा कि उनकी सिंचाई की जो योजनाएं हैं वो भी हम पूरा कर रहे हैं, बिजली के लिए जो सिंचाई के लिए बिजली भी दे रहे हैं। तो कुछ चीजों को करना पड़ता है आवश्यकता के अनुसार। आज कोरोना काल है, कोरोना काल में स्थिति ये हुई कि यानी बीमारी, जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी भाषण भी लोकसभा में आपने सुना होगा, उनका जो भाषण है, तो उसमें उन्होंने स्पष्टता की ऐसा कि पिछले 100 वर्ष पहले जो महामारी आई थी, उस महामारी में जितनी मौत इससे हुई, उतनी यानी बीमारी से हुई, उतनी मौत भुखमरी से भी हुई। हमने इस कोरोना काल में 80 करोड़ जो है भारतीयों को मुफ्त में राशन दिया है, ताकि भूख से। बहुत अच्छी बात की आपने शर्मा जी, और यही इसी पॉइंट पर एक रिएक्शन नंदा साहब का लेता हूं। नंदा साहब, ये जो मुफ्त अन्न वाली योजना है, अन्नपूर्णा जिसका नाम है, नंदा साहब मेरा सवाल आपसे है, क्या इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिल रहा है? केंद्र सरकार की स्कीम से मुफ्त अनाज मिल रहा है, राज्य सरकार की स्कीम से मुफ्त अनाज मिल रहा है। ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है कि तमाम ओपिनियन पोल में समाजवादी पार्टी 100 सीटों का फायदा तो कर रही है, लेकिन 150 सीटों तक नहीं पहुंच रही है। उसकी वजह कि मुफ्त का अनाज लोगों के घरों तक आसानी से पहुंच रहा है। अरे देखिए, वो जो 150 सीट आप दिया ना, आप आज डेट लिख के रखिए, जो चुनाव का जो नतीजा आएगा 10 मार्च, आप देखिए 2 अंक में भाजपा सीमित रह जाएंगे। क्या मुफ्त राशन का बात कर रहा है? जनता का कितनी अपमान किया। हजारों श्रमिक कहाँ हरियाणा से, आंध्र से, कितना दूर दूर से पैदल पे आया, कोई व्यवस्था उनके नहीं था, खाने का व्यवस्था नहीं था, पीने का व्यवस्था नहीं था, कोई गाड़ी का इंतजार भी कुछ नहीं हुआ, कितना आदमी सड़क पे मर गया। क्या हुआ जनता नहीं जानता यार। मुफ्त राशन का बात कर रहा है, क्या भाजपा उनका पॉकेट से रुपया दे रहा है? ये जनता का तो रुपया है, जनता का रुपया अब आज देते हैं जनता को खाने के लिए। इतना आदमी, लाखों आदमी को दिन आप भूख में रख दिया। इसका बाद जब चुनाव आते हैं, जनता का पैसा से आप रेशन देता है। बड़ा बड़ा तस्वीर नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री का तस्वीर, आज योगी जी का तस्वीर आप लगा के रखा। आपका शर्म नहीं लगता है? जनता का रुपया से खाना आप जनता को देता है, आप तस्वीर लगा देता है, आपका तस्वीर लगा देता है, आपका घर से पैसा देता है आप। नंदा साहब, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह साहब भी जुड़ गए। स्वतंत्र बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए एबीपी न्यूज से। आप सुन रहे होंगे आप किरणमय नंदा साहब को, अगर आप तक आवाज आ रही थी, नहीं आ रही थी तो मैं एक लाइन में बता देता हूं कि बीजेपी 2 अंकों पे सिमट जाएगी, 99 के आसपास, और उनकी सरकार बनने वाली है 250-300 सीटों के साथ। ये वो दावा कर रहे थे अपने वचन पत्र के वादों के जरिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं स्वतंत्र देव जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि सपा इस बार वाकई में कड़ा मुकाबला दे रही है? हमें तो नहीं लग रहा है। जो दल ही नहीं है, दलदल है, एक परिवार की पार्टी है। सपा में कोई यादव काम करने वाला कोई कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बन सकता है। वो वंशवाद की पार्टियां हैं, जातिवाद की पार्टियां हैं, और जहां वंशवाद जातिवाद रहेगा वहां भ्रष्टाचार हो रहेगा। और जब जब ये सत्ता में रहे हैं, राज्य के अंदर गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार। 2017 के पहले 15 सालों तक राज्य की स्थिति क्या थी? एक परिवार मिलकर ट्रांसफर उद्योग चलाता था, एक वंश मिलकर, पूरा परिवार चाचा भतीजा मिलकर ट्रांसफर उद्योग चलाते थे और नियुक्तियां चलाते थे, ठेकेदारी पट्टा बांटते थे, अराजकता का माहौल था। 5 साल केवल दंगा लोगों ने देखा है, 5 साल केवल लोगों ने दंगा देखा है, और देश में राज्य के अंदर अराजकता था। अब 5 साल योगी जी जो हमने नारा दिया था, चुनाव प्रचार का बहुत बड़ा हिस्सा है ये स्वतंत्र जी, कि लॉ एंड ऑर्डर हमने बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है, माफिया राज खत्म है, सब माफिया जेल के भीतर है। 2 घटनाएं, एक तो जो कुछ हुआ ओवैसी साहब के साथ, सरेआम गोली चली, सांसद पर गोली चली, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है?
क्या आपके उस क्लेम को हवा नहीं निकालता कि सारे गुंडे यूपी छोड़ के चले गए? देखिए, नेतृत्व करता जो है ना, जो नेतृत्व करता है वो त्वरित कार्रवाई करता है, संरक्षण नहीं देता है। सपा बसपा शासन में गुंडों को संरक्षण दिया जाता था, रिपोर्ट दर्ज नहीं होते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके घर के सामने से स्कॉर्पियो उठा लेते थे लोग और मेरठ में कट जाता था 5 मिनट के अंदर, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। ट्रैक्टर उठा ले जाते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। यदि अब कोई घटना घटित होती है तो त्वरित कार्रवाई होता है गुंडे के खिलाफ और उसकी गिरफ्तारी होती है। न संगठन सरकार कोई उसकी रक्षा नहीं करता है, कानून अपना काम करता है, कानून का राज है। यहां पुलिस विभाग का राजनीतिकरण नहीं हुआ है। सपा शासन में एसपी और कार्यालय दरोगा इंस्पेक्टर का कार्यालय सपा के कार्यकर्ताओं का कार्यालय हो गया था, एसपी दफ्तर और इंस्पेक्टर का दफ्तर। लेकिन तो नियत आपका ईमानदारी नेतृत्व। स्वतंत्र जी, आपकी जवाब से एक सवाल और इसलिए मैं गारंटी से कह सकता हूं, एक सवाल और जहन में आया स्वतंत्र जी, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? कोर्ट अगर इंटरवीन नहीं करता तो क्या आज टेनी साहब का बेटा सलाखों के पीछे होता? वहां तो संरक्षण ही दिखाई दे रहा था, नहीं क्या? देखिए नहीं, कानून अपना काम करता है। हस्तक्षेप हम लोग नहीं करते हैं, किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और कानून अपना काम करता है। आपने सपा शासन देखा है ना, आपने स्वयं देखा है कि एक रात चलता था, यानी कि एक तरह का फोन किसी दुकानदार से आप आज 5 सालों के अंदर राज्य के अंदर किसी दुकानदार सोनार से यदि फोन कर देते थे सपा के गुंडे तो वह सोनार 10 लाख रुपया दे जाता था और 10 लाख का सोना दे देता था और यदि मांगने जाता था तो उसको मार देते थे। लखनऊ के अंदर बिल्डरों को फोन जाता था कि आपका ठेके का काम मिट्टी का, आप स्वयं जानते हैं भाई साहब, गुंडों का फोन जाता था कि तुम्हारे बिल्डिंग का, एक सेकेंड, बिल्डिंग का काम, भले तुम बिल्डर हो, पूरा काम मेरा आदमी करेगा। यदि वह मना करता था तो महीना न दे तो मरे, यही स्थिति थी। 5 साल के अंदर स्वतंत्र जी, एक कार्यकर्ता, स्वतंत्र जी, आपने जम के एलिगेशन लगा दिए समाजवादी पार्टी पर लगा दिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लखीमपुर में क्या हुआ? क्यों टेनी साहब अभी तक कुर्सी पर है? क्यों टेनी साहब के बेटे को लेकर पुलिस बहुत स्लो एक्टिंग करती रही? नहीं, कानून अपना काम करता रहा, कानून अपने जगह काम करता है। कानून में कोई हस्तक्षेप उत्तर प्रदेश का सरकार कभी नहीं किया किसी के। अच्छा ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूं। मैं एक तस्वीर और दिखाता हूं अगर आपके दावे सही हैं। आज एक मिनट, आज जो हम करते, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में आज राज्य में घूमिए, किसी बेटी बेटा से आपने देखा नहीं भाई साहब। आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल से लड़कियां उठा ली जाती थी, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूमिए, कैसा जंगल रात था ये लोगों का। मैं एक तस्वीर में कैसा जंगल रात था कि आपको कल्पना नहीं कर सकते। किरणमय बाबू, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक तस्वीर पहले दिखाना चाहता हूं स्वतंत्र जी को। स्वतंत्र बाबू, असली मैं तस्वीर देख नहीं पा रहा हूं। मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको छपरौली की तस्वीरें हैं आज की। आपके विधायक है सहेंद्र सिंह साहब, उनका रोड शो था। उस रोड शो पर आज लोगों ने गुस्से में उनको गोबर फेंका है, उनकी स्कॉर्पियो पर हमला हुआ है। बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां से भागना पड़ा है रोड शो छोड़कर। लोगों में गुस्सा था अपने विधायक के प्रति, सुहेंद्र सिंह के लिए। ये क्यों है फिर? अगर इतना अच्छा काम बीजेपी कर रही है तो जनता में गुस्सा क्यों है स्वतंत्र जी? ये जनता में गुस्सा नहीं है, ये जनता में गुस्सा नहीं है, ये सपा के गुंडे हैं, सपा के कार्यकर्ता हैं। जनता में गुस्सा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोज सभा हो रही है, एक जगह घटना नहीं हुई और उसी बागपत में मैं दोनों जगह कार्यकर्ता सम्मेलन और रोड पर निकला हूं और एक घटना नहीं हुई। ये सपा के योजनाबद्ध तरीके से सपा के गुंडे भेजे जा रहे हैं।
अच्छा। और ये लोग इनको लग रहा है मेरी सरकार आ रही, इनकी वाणी देखिए, इनकी उत्तेजना देखिए। ठीक है, अब ये लोगों को लग रहा है ठीक है, मैं आ रहा हूं। किरण मोहन नंदा, क्या करने आ रहे हो? स्वतंत्र देव जी, अगर आप रहना चाहें डिबेट में बहुत अच्छा रहिएगा, क्योंकि आपकी बात सुन के किरण मोहन नंदा रुक गए डिबेट में, उनको आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, वरना वो भी 1 to 1 बात कर रहे थे। नंदा साहब। सत्येंद्र देव जी, गुंडा किसका पास है? आप पार्लियामेंट में जो एमपी का सूची है ना, वो खुल के देखिए, गुंडा किसका पास है। आप विधानसभा, आपका उत्तर प्रदेश का विधानसभा का सदस्य का सूची खुल के देखिए, गुंडा किसका पास है। आप क्यों याद नहीं कर रहा है? जो आपका जो वो जौनपुर में जो सबसे बड़ा गुंडा आपका पास है, क्रिकेट खेल रहा है, कहाँ था पुलिस? पूरा उत्तर प्रदेश में अब गुंडा राज तैयार कर दिया। कितना आदमी को इनकाउंटर में मार दिया, जिसका मुख्यमंत्री में ये आवाज आते हैं ठोक दो, और ठोक दो का आवाज किसका मुंह से आता है? एक गुंडे का मुख से आता है ठोक दो। ये आवाज आपका आपका बीजेपी का मुख से आता है, बीजेपी का मुख्यमंत्री का मुख से आता है। आप क्या बात बोल रहे हैं? सारे हिंदुस्तान जानते हैं आज उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज तैयार हुआ, उत्तर प्रदेश एक गुंडा राज तैयार हुआ। इसका सबक सिखाएंगे जनता। 10 मार्च आप देख लीजिए, 2 अंक में आप सीमित रह जाएंगे। आप जो पश्चिम यूपी की बात किया ना, आप देखो क्या हाल होगा आपका। पूरे जनता और समाजवादी और लोक दल का जो गठबंधन हुआ, पूरे जनता आज उनका साथ है। ठीक है, क्यों 5 साल में जनता मैं इजाजत लेके स्वतंत्र बाबू से पूछूंगा कि आप जवाब देना चाहेंगे। मैं जानता हूं आप डिबेट में नहीं आए हैं, आप इसी शर्त से आए हैं, आप 1 to 1 बात करेंगे, पर एक एलिगेशन लगाया, आप जवाब देना चाहेंगे या मैं आपसे अलग से सवाल करूं? जी बोलिए, अगर आप बोलना चाहते हैं। नहीं भाई साहब, मैं एक की बात का ये जो बोलते हैं, मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं आपको। 5 साल के अंदर यदि एक भ्रष्टाचार हुआ हो तो 1 रुपया लेकर अखिलेश यादव प्रेस कर देते। 5 साल में न एक प्रेस किए, न एक आंदोलन किया। योगी सरकार आने के बाद कोई गुंडागर्दी आपको दिखाई दिया तो आंदोलन करते, प्रेस करते। 5 साल में दिखाई नहीं दिए। कोरोना जैसे महामारी वैश्विक में आप दिखाई नहीं दिए। जनता का कोई समस्या लेकर दिखाई नहीं दिए। 2 महीना से आप घूम रहे हैं सड़कों पर, 2 महीना से आप चिल्ला रहे हैं सड़कों पर। तो आज के डेट में एक गुंडागर्दी राज्य के अंदर, मैं सीना ठोक के कह सकता हूं, राज्य के अंदर गुंडागर्दी बंद है। आज 12 बजे रात को भी बेटी अपने मां के साथ सुरक्षित घर पहुंच सकती है और कोई उसके मन में डर नहीं। आज 5 साल के अंदर न एक दंगा, न एक कर्फ्यू 5 साल के अंदर एक नहीं हुआ। इसलिए हमारी सरकार और योगी जी 5 साल के अंदर जो परिश्रम की पराकाष्ठा किए हैं, पिता के देहांत में नहीं गए और 15 करोड़ को लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने जो गरीबों को 15 करोड़ लोगों को अन्न भेजा है, राशन भी और कोरोना। ये तो बोलते थे कि वैक्सीन बीजेपी का है, स्वयं लगवा लिया अंधेरे में, और आप बोल रहे हैं नंदा साहब इसका तो जवाब दीजिए। पता नहीं तीसरे लहर में क्या वैक्सीन नहीं लगवाना, वैक्सीन के खिलाफ कैंपेन करना भारी पड़ गया आपको नंदा साहब। इसलिए आप पूरा उत्तर प्रदेश में घूम नंदा जी बड़े नेता है। मैं ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहता हूं ना विषय। मैं आप लोग ने हमें बुला लिया था इसलिए मैं आ गया। तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहता। नहीं, आप मत करिएगा, लेकिन सुन के तो जाइए क्या बोल रहे हैं। वैक्सीन पे क्या बोल के जा रहे हैं, सुन तो लीजिए स्वतंत्र बाबू, सुन लीजिए। टीवी पर ऐसे मौके कम ही मिलते हैं दादा। पूरे वैक्सीन के खिलाफ प्रचार करना भारी पड़ा। पूरे उत्तर प्रदेश घूम के देखिए जनता का क्या आवाज है, आपका समझ में आ जाएगा। और भ्रष्टाचार का बारे में आप बात किया, इतनी बड़ा भ्रष्टाचार को भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जो 2017 से 2022 साल तक जो भ्रष्टाचार हुआ। अब उत्तर प्रदेश को जनता को पूछिए। नहीं, वही तो वो बोल रहे हैं दादा, वही तो बाबू बोल रहे हैं स्वतंत्र बाबू कि अगर भ्रष्टाचार किया तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, आंदोलन क्यों नहीं किया, अखिलेश जी कहाँ थे? यही तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप तो घर में रहे, निकले ही नहीं। हम लोग नहीं, ये बात नहीं है, जवाब जनता देंगे। हम लोग इंतजार किया था चुनाव के लिए, चुनाव में जनता इसका जवाब दे देंगे। कोरोना काल में आप बताए थे, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में जो हुआ, ये देश का शर्म का बात है।
केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, देश का शर्म का बात है। ऑक्सीजन नहीं था, इलाज नहीं था, कुछ नहीं था, डेड बॉडी को गंगा में फेंक दिया था, दफन कर दिया था, कौन नहीं जानता है। मैं राधे राधे हो, कृष्ण कृष्ण हो, जो भी आप बोले, जो कोरोना काल में ये सबका मन में हुआ तो उत्तर प्रदेश में सरकार बोल के 12 से 17 साल कोई भी कुछ भी नहीं था। बहुत कम वक्त बचा है, पहले फेज का चुनाव तो होने ही वाला है परसों के दिन, 10 मार्च को नतीजे भी आ जाएंगे। अब वो राधे राधे होगा, विष्णु विष्णु होगा या क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे साथ जगदीप चोकर साहब हैं जो कि इस तरह के मुद्दों पर बात करते रहते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के संस्थापक है, फाउंडर हैं। इनसे बढ़िया न्यूट्रल वॉइस चुनावी रिफॉर्म को लेकर कोई नहीं इस वक्त देश के अंदर। चोकर साहब, घोषणा पत्रों की कोई अहमियत बची है? ईमानदारी से बताइए, कोई फॉलो करता है? घोषणा पत्रों की कोई अहमियत बिल्कुल नहीं है। और आप खुद ही देख लीजिए, आज 8 तारीख है, 10 तारीख को पोलिंग होनी है, और जितने ये 3 सज्जन जिनको मैं पिछले 45 मिनट से सुन रहा था आपकी कृपा से, उनमें से किसी को अपने ही घोषणा पत्र का एक शब्द नहीं मालूम। मैं ये बात उनके सामने भी कहता अगर आप मुझे मौका देते, लेकिन वो तो खेल खत्म हो गया है। तो चुनाव पत्र के घोषणा पत्र का कोई मतलब नहीं है। और आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आपको घोषणा पत्र पे 1 घंटे का प्रोग्राम करने की भी कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया। आप अपने इस 1 घंटे के टाइम को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। जो मैंने अभी सुना, ये तो सुमित जी हर चैनल पे हर वक्त होता है। सही बोल रहे हैं आप। कोई आदमी अपनी पार्टी की बात नहीं करता है, दूसरों की बात करेंगे, दूसरे की कहानी सुनाता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं चोकर साहब, पहले की कहानी सुनाता है। चोकर साहब, ये देश में यही हो गया है, नेताओं से उनसे सवाल पूछो तो अपना दामन छोड़ के दूसरे के दामन में झांकने लगते हैं। चोकर साहब माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। अगली बार फिर फुर्सत में आपसे इत्मीनान से बात करूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।